हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सीकर महिंद्राज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चली रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है अभी तो। जैसे अभी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 20 फरवरी से। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय बड़ा महत्वपूर्ण है कि अपना स्वास्थ्य सही होना चाहिए, वरना एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं, अपने लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का अपना टॉपिक रहेगा संविधान का, संविधान पॉलिटी। संविधान का एक टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ द शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान दें, पहले पेपर के दृष्टिकोण से बात करें तो पेपर में एक प्रश्न भाग और अनुसूचियां, संविधान के दो जो मुख्य टॉपिक है जिनका नाम है पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग, और एक है शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसके जो संविधान की अनुसूचियां हैं। इन दोनों में से एक टॉपिक, एक प्रश्न आपका पक्का रहता है ऑलमोस्ट। जैसा कि जीडी और दिल्ली पुलिस में जो एक परंपरा देखी गई है, इनमें से एक प्रश्न पूछ लेता है आपसे। तो अपने उनमें से एक टॉपिक अनुसूचियों पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अनुसूचियों का पहला प्रश्न यहीं से शुरू होता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। लेकिन क्या जब संविधान लागू हुआ तब भी 12 ही अनुसूचियां थी क्या? तो इसका जवाब है नहीं, उस समय 12 नहीं थी। तो मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। मूल रूप से मतलब इंग्लिश में तो कह देते हैं अपन ओरिजिनली, और अर्थ होता है कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस दिन कितनी अनुसूचियां थी? उस दिन संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपको कि अनुसूचियां पूछे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं तो 12 आंसर करना है। या यही प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां है, वर्तमान शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा एग्जामिनर, तो भी आंसर क्या आएगा? 12। मूल रूप से कितनी थी? 8। तो मतलब जोड़ी, कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई भारतीय संविधान में? 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। एक एक करके अपन इन अनुसूचियों की चर्चा करेंगे, शेड्यूल्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनुसूचियों की बात करें कि अनुसूचियां क्या होती हैं। अनुसूचियों का मतलब होता है कि संविधान निर्माताओं ने जब एक जैसी बातें बार बार लिखने के बजाय एक ही पेज पर एक साथ लिखी और संविधान के लास्ट में उनको अटैच कर दिया। समझने का प्रयास कीजिए कि एक संविधान में यदि एक ही बात है, वो राज्य केरल के लिए भी लागू हो रही है, वही बात पंजाब के लिए भी लागू हो रही है, वही बात हरियाणा के लिए भी लागू हो रही है, तो हमें 3 बार लिखना पड़ता। हमने क्या किया, उन तीनों को एक बार लिखा कि ये राज्य पर लागू होगी और राज्य के नाम लास्ट में चिपका दिए। तो कहने का मतलब एक जैसी चीजें, एक जैसी बातें जो बार बार लिखनी थी, उनको एक ही साथ लिखा और लिखकर एक पेज के रूप में उनको अटैच कर दिया संविधान के साथ। तो वो क्या कहलाई? अनुसूचियां कहलाई। ठीक है, तो अनुसूचियों के बारे में आपको बता दिया। यहाँ टोटल 12 है, मूल रूप से 8 है। चलिए शुरू करते हैं पहली अनुसूची। प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल। पहली अनुसूची में लिखे हुए हैं, देखिए अपने इनको इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि साथ साथ में आपको याद भी हो जाए। एक बार आपने लेक्चर लिया और याद साथ साथ में हो जाए, ऐसा करके देखिए। पहली अनुसूची में लिखे हुए हैं नाम व सीमाएं। अब आप कहेंगे किसके नाम व सीमाएं? पहली अनुसूची में लिखे हुए हैं नाम व सीमाएं, और नाम लिखे हुए हैं किसके? राज्य के, कि भारत में कितने राज्य होंगे। और फिर लिखे हुए हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश, या कह दो संघ शासित प्रदेश, इंग्लिश में कहेंगे यूटी, यूनियन टेरिटरीज।
कि भारत में कितने राज्य हैं, आपको देखना चाहते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप संविधान के पीछे वाले भाग में जाइए, वहां प्रथम अनुसूची को देखिए, उसमें सभी राज्यों के नाम उसमें लिखे हुए हैं, सभी यूटी के नाम उसमें लिखे हुए हैं। यही चर्चा कर लेते हैं। भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? 28। लेकिन पहले 29 भी बने थे एक बार। 29 कब बने थे? 29वां राज्य बना था तेलंगाना, जो बना था 2 जून 2014 को। तेलंगाना तेलंगाना किस दिन बना था? 2 जून 2014। फिर 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर दो भागों में बांटा गया, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, और ये दोनों क्या है? यूटी। ये दोनों क्या है? यूटी। तो 29 बने तेलंगाना, 29 से फिर से 28 हो गए। क्यों हो गए साहब? क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया और दो यूटी बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब दो यूटी बनने से पहले यूटी थे, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यूटी है 8, पहले यूटी थे 7, बाद में 2019 में हमने दो नए यूटी बना दिए जो कि लिखे हुए हैं आपके सामने, टोटल हो गए 9। लेकिन एक यूटी हमने मर्ज कर दिया, जैसे दो यूटी मिला दिए, एक तो दमन दीव व दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, इन दोनों को मर्ज कर दिया। तो इस वजह से अब हमारे पास कुल यूटी कितने बच गए? कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। और ये मर्जर कब हुआ? ये विलय जब किया गया, ये विलय किया गया 2020 में, जनवरी 2020 में अधिनियम लागू हुआ। हालांकि मर्जिंग का जो एक्ट है, विलय का जो अधिनियम है, वो 2019 में लाया गया था, लेकिन ये 2020 में लागू हुआ था। अप्रोक्स 25 जनवरी के आसपास ये लागू हुआ था, जिससे अब वर्तमान में कुल यूटी कितने हैं? 8। तो ये यूटी के बारे में आपको साथ साथ में बता दिया कि क्या अंतिम घटनाक्रम क्या रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरी अनुसूची की तरफ। दूसरी अनुसूची, सेकंड शेड्यूल, अनुसूची सेकंड शेड्यूल। देखिए इसमें इसमें लिखी हुई है वेतन भत्ते, विशेषाधिकार व परिलब्धियां। वेतन भत्ते, विशेषाधिकार व परिलब्धियां। तो इसमें लिखा हुआ है कि सैलरी अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड इमोल्यूमेंट्स, ऐसे करके कुछ कहते हैं इनको। तो ध्यान देंगे एक बात ये कि इसका आपको नाम ये भी मिल सकता है संचित निधि पर भारित वेतन। मतलब ऐसी पद लिखे हुए हैं, ऐसे पदों के नाम लिखे हुए हैं जिनका वेतन संचित निधि पर क्या होगा? भारित होगा। संचित निधि पर इंग्लिश में कहेंगे कंसोलिडेटेड फंड। यदि मैं आपके लिए साधारण करूं तो मैं कहूंगा इस कंसोलिडेटेड फंड को सरकार का गल्ला। सरकार के पास जितनी भी इनकम आती है, सरकार जितने भी खर्चे करती है, वो सभी के सभी किससे करती है? कंसोलिडेटेड फंड से ही करती है। तो ये कंसोलिडेटेड फंड कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान दें इसमें किन किन का वेतन लिखा हुआ है, किन किन पदों का उल्लेख इसके में किया गया है, याद करेंगे साथ साथ में ही। केंद्र से संबंधित है कुछ पद और कुछ पद संबंधित हैं राज्य से। केंद्र से संबंधित की बात करें तो भारत का प्रमुख जो है, संवैधानिक प्रमुख जो है, कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बराबर ही एक राज्य में जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। लिखेंगे उसको भी, उसकी भी चर्चा करेंगे। दूसरा, संसद का हिस्सा है राज्यसभा, और राज्यसभा के अध्यक्ष को अपने नाम देते हैं क्या? सभापति, चेयरमैन। चेयरमैन, चेयरमैन, चेयरवीमैन जो भी है, ठीक है। और एक राज्यसभा को ही कहते हैं उपसभापति।
राज्यसभा के उपाध्यक्ष को क्या कहते हैं? उपसभापति। फिर तीसरा नाम है यहाँ लोकसभा, और इसमें भी दो पद हैं, एक तो लोकसभा अध्यक्ष बोले तो स्पीकर, और एक होता है उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर तीन। अब उधर चलते हैं, इधर किस किस के नाम हैं, याद कैसे करेंगे? राष्ट्रपति के समान ही, मतलब एक राज्य के लिए राष्ट्रपति के समान एक राज्य में कौन सी पोस्ट होती है? राज्यपाल होता है। राज्यसभा की तुलना राज्यों में किससे की जाती है? विधान परिषद से की जाती है, और विधान परिषद के अध्यक्ष को भी क्या कहा जाता है? सभापति, और यहां नीचे लिखा है उपसभापति। इंग्लिश में यहां लिख देता हूं आपके लिए, विधान परिषद को कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर 3 नंबर पे यहां लिखा है लोकसभा। लोकसभा और लोकसभा, सॉरी, विधानसभा, राज्यों में लोकसभा के बराबर होती है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधानसभा में एक अध्यक्ष, स्पीकर। वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राजस्थान के स्पीकर कौन है? वासुदेव देवनानी, बीजेपी सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं विधानसभा। और ये एक है उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर। पहले याद करेंगे 3 पद केंद्र के, 3 पद राज्य के, 6 टोटल, मतलब ऐसे 6 नाम हैं यहाँ आपने पढ़े हैं। यहाँ लिखेंगे फिर आगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और उसी के बराबर यहाँ नंबर 4 में लिखेंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीश। हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, और एक यहाँ बिल्कुल बीच में अटकाएंगे, उनका नाम है कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कैग है इनका। तो टोटल कह सकते हैं कि अपन 9 फैक्ट अपनों ने पढ़े हैं यहाँ पे, कि ऐसे पद है जिनका वेतन संचित निधि पर क्या होगा? भारित होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कुछ भी हो, इनका वेतन आपको भुगतान करना पड़ेगा, आप इनके वेतन में कटौती कभी नहीं कर सकते। या कह सकते हैं कि संसद में जब इनकी वोटिंग, जब इनकी सैलरी के लिए जो प्रपोजल आएगा, तो उसमें आप मतदान नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं कर सकते, वोटिंग करने का कोई अधिकार आपके पास नहीं होगा। इनको तो वो बिल पास करके सैलरी दी ही जाएगी। आगे बढ़ते हैं तीसरी अनुसूची की तरफ। तीसरी अनुसूची क्या कहती है? तीसरी अनुसूची, इसमें शपथ का प्रावधान है। शपथ का प्रावधान है, प्रोविजन ऑफ द ओथ। शपथ किस किस की शपथ है? इसको भी वही दूसरी अनुसूची की तरह 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो केंद्र से संबंधित पद होंगे और एक राज्य से संबंधित पद होंगे। सेंटर से और स्टेट से। सेंटर के कौन कौन से हैं इसके अंदर? सेंटर के नंबर 1, नंबर 1 सांसद पद का उम्मीदवार, कैंडिडेट ऑफ एमपी पोस्ट। सांसद को इंग्लिश में कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो अपनी लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों को अपने क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं, एमपी कहते हैं। अब एमपी, जब जो व्यक्ति, यदि मान लीजिए मैं एमपी का चुनाव लड़ रहा हूं, सांसद का, तो जब मैं अपना फॉर्म जमा करवाने जाऊंगा, नामांकन भरने जाऊंगा, नामांकन के लिए जाऊंगा, तो मुझे वहां शपथ लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सांसद पद का क्या हूं? एक उम्मीदवार हूं। तो उम्मीदवार है, इसलिए आपको शपथ लेनी है। अब दूसरी बार शपथ फिर लोगे जब आप क्या बन जाओगे?
सांसद मतलब एमपी बन गए, चुनाव जीत गए, तब भी आपको दोबारा क्या लेनी पड़ेगी, शपथ। अब मैं बढ़िया, मेरे अच्छी पकड़ है पार्टी के अंदर, बढ़िया कद है मेरा, काफ़ी समय से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो सांसद को ही क्या बनाया जाएगा, मंत्री। और चूंकि ये मंत्री केंद्र में बनेंगे इसलिए इन्हें कहेंगे केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर्स या यूनियन मिनिस्टर्स इन्हें कहेंगे। 3 हो गए। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी शपथ लेंगे। और नंबर 5 में यहाँ फिर बीच में ही लिखेंगे कैग की शपथ भी तो होगी, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। राज्य की बात करें तो राज्य की तरफ से कौन कौन होगा इसके अंदर, अब सांसद की तरह राज्य के जो विधानसभा या विधान परिषद हैं उनके सदस्य क्या कहलाते हैं, विधायक, और इंग्लिश में कहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कहा जाएगा विधायक, विधायक पद का उम्मीदवार। दूसरा, विधायक जब जीत जाएंगे, कोई व्यक्ति यदि विधायक का पद जीत गया तो उन्हें भी शपथ लेनी पड़ेगी। तीसरा, उसके बाद यदि कोई विधायक है तो वह क्या बनेगा, राज्य में मंत्री भी बन सकता है, तो राज्य मंत्री के रूप में भी शपथ उन्हें लेनी पड़ेगी। और फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ यहाँ कौन से कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। और लास्ट में है कैग। तो टोटल 9, फिर अपनों ने 9 पॉइंट्स यहाँ कवर किए हैं। तो सेकंड और थर्ड इन दोनों में 3 पॉइंट कॉमन है, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और कैग, तीनों तो आएंगे ही आएंगे। दूसरी अनुसूची में वेतन है, तीसरी अनुसूची में शपथ है, और मैंने सब आपके सामने लिख दिया है इंग्लिश में। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए है ये, और ये स्टेट मिनिस्टर्स हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, और कैग है। तो ये, लेकिन एक दिक्कत पता क्या आती है एग्जाम में, एग्जाम में ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूसरी और तीसरी अनुसूची में शपथ और वेतन उन्हें याद रहता है, लेकिन ये नहीं रहता कि तीसरी में शपथ है या तीसरी में सैलरी है, वो क्या है। तो ध्यान रखना, पहले बात हमेशा अपनी प्रकृति है, अपनी बात किसकी करते हैं, पैसे की। तो दूसरी अनुसूची में हमेशा ही क्या आएगा, पैसा आएगा, मतलब बोले तो सैलरी का प्रावधान है। और तीसरी अनुसूची में शपथ, अरे भैया पहले हमें तो पैसे दे दो, बाद में दिला लो शपथ, बाद में करवा लो काम, लेकिन पहले बात पैसे की कर लो। जो बात पहले पैसे की करेंगे तो मतलब दूसरी अनुसूची में हम क्या किसकी बात करेंगे, सैलरी की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, इसमें है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, किस राज्य के पास कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में, ये डिसाइड किया गया है कौन सी अनुसूची में, फोर्थ शेड्यूल में। आपको यदि देखना हो कि राजस्थान की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, या यूपी की राजस्थान में कितनी सीटें हैं, या किस गोवा की या किसी भी राज्य की आपको सीटें चेक करनी है, तो संविधान के पीछे जाइए, वो 4 नंबर की अनुसूची खोलिए, उसमें लिखा हुआ है कि किस राज्य को कितनी सीटें दी गई हैं। तो यहाँ ध्यान रखें, मैं यहाँ आपको ये बता देता हूँ कि सर्वाधिक सीटें, सर्वाधिक सीटें यूपी के पास हैं, और टोटल सीट कितनी है, 31 सीट। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में, राजस्थान की राज्यसभा में, राजस्थान की सीटें राज्यसभा में कितनी है, 10। और वहीं बात करें राजस्थान की लोकसभा में सीटें कितनी हैं, लोकसभा में सीटें कितनी हैं, तो राजस्थान की लोकसभा में सीटें हैं 25। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान से टोटल सांसद कितने चुने जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, 35।
क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य ही क्या कहलाते हैं, सांसद कहलाते हैं। तो टोटल कितनी सीटें हो गई, 35। यदि पूछा जाए लोकसभा में कितनी सीटें हैं राजस्थान की, तो 25। अभी चुनाव है अपने, अप्रैल एंड में या मई महीने में चुनाव जब होंगे तो अपने कितनी सीटों के लिए राजस्थान से चुनाव लड़ा जाएगा, 25 सीटों के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। और लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटों की बात करें तो 80 सीटें हैं यूपी से। सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है, ये ऐसा सामान्यतः लोकसभा में ये नियम है कि ऐसा नियम कह दो या काफी परंपरा है कि 10 लाख की सीट पर 10 लाख लोगों पर एक सीट का चयन किया जाता है। मतलब 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व जो करता है वह एक व्यक्ति करता है और वह लोकसभा में बैठता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने भारत में जो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा जो किया गया है वो चौथी अनुसूची में किया गया है। आगे बढ़ते हैं पांचवी अनुसूची की तरफ। पांचवी अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल। पांचवी अनुसूची की चर्चा करें तो इसमें दिया गया है अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है क्या, पांचवी अनुसूची। तो ध्यान रखें, पांचवी अनुसूची अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। छठी अनुसूची की चर्चा करें। छठी अनुसूची, सिक्स्थ शेड्यूल। इसमें 4 राज्यों में जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। चार राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है। अब ये 4 राज्य, छठी अनुसूची से जो प्रश्न आता है वो ये नहीं आता कि कौन सी ये अनुसूची किससे संबंधित है। इससे सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि इन 4 राज्यों में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इसमें कौन सा है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। तो इसके अंदर ये 4 राज्य इसमें शामिल है। एक बार फिर से बोलेंगे मेरे साथ, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, 4 राज्य इसमें शामिल हैं। मतलब इन चार राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा, क्या शक्तियां होंगी, काम किस प्रकार से किया जाएगा, ये सारी बातें जो लिखी हुई है वो छठी अनुसूची में लिखी हुई है। और वो अनुसूची में 4 राज्यों को शामिल है। 4 राज्य शामिल कौन कौन से हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। आगे बढ़ते हैं, 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची संबंधित है विषयों का बंटवारा। विषयों का बंटवारा मतलब बोले तो इसका मतलब है कि कौन कौन से टॉपिक पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, कौन कौन से टॉपिक पर राज्य सरकार कानून बनाएगा, और ऐसे कौन से टॉपिक होंगे जिस पर दोनों मिलकर भी कानून बना सकते हैं। तो विषयों का बोले तो मतलब ऐसे टॉपिक्स, जैसे आप मान लो बैंकिंग एक टॉपिक है, बैंकिंग से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसको होगा, संसद को या राज्य के विधानमंडल को। रेलवे है, रेलवे से संबंधित कोई भी अगर कानून बनाना है तो वह कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा। इस प्रकार की बातें इसमें की गई है। विषयों का बंटवारा। अब इन विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है। 3 सूचियों में बांटा गया है। पहली है संघ सूची या कह सकते हैं केंद्र सूची। संघ सूची या केंद्र सूची, इंग्लिश में कहेंगे यूनियन लिस्ट
या सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर एक ऐसे चार्ट बनाएंगे कि मूल रूप से कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं। ध्यान देंगे, मूल रूप से इस अनुसूची में टोटल विषय थे 97, लेकिन वर्तमान में विषयों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है इसमें 100। और कुछ विषयों की बात उदाहरण दूंगा यदि आपको, तो इसमें है परमाणु, अंतरिक्ष, रेलवे, अंतरिक्ष रेलवे, और उसके बाद अपने आएंगे रक्षा, डिफेंस, और एक आएगा बैंकिंग। ये सभी मुद्दे इसमें शामिल हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर आपको 2-4 बता दिए। अंतरिक्ष का कोई भी मामला हो, इसरो से संबंधित हो, ये कोई मिसाइल छोड़नी है, उससे संबंधित कोई डिसीजन लेना हो, ये सारे डिसीजन कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगी। राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। और संघ सूची का मतलब होता है, इसके यहाँ लिख देते हैं अपने, संघ सूची का मतलब होता है कि इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास ये अधिकार सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी सूची है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। एक तो यहां ध्यान देंगे, संसद को इंग्लिश में कहेंगे पार्लियामेंट, ठीक है। एटॉमिक या न्यूक्लियर कह दो, स्पेस, रेलवे, डिफेंस और बैंकिंग, ये भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सूची, राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? राज्य सूची में मूल रूप से संख्या थी 66, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं? 61, मतलब 5 विषय कम हो गए हैं, ठीक है। और राज्य सूची में बोले तो अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? कानून बनाने का अधिकार कानून बनाने का अधिकार प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को होगा। कानून बनाने का अधिकार प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को होगा। स्टेट लेजिस्लेचर ही इस पर कानून बनाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर ही इस पर कानून बनाएगा। हालांकि ये भी नहीं है कि फाइनली इसको, जो इस पर पूरे तरीके से कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य के पास। हालांकि केंद्र ने इस बात को रिजर्व में रखा है, इस बात को रखा है कि ऐसे 4-5 पॉइंट डिस्क्राइब किए गए हैं कि यदि उन पॉइंट्स से रिलेटेड कोई नियम है, जरूरी नहीं है कि हम जो अभी राज्य जो कानून बनाएगा ये उसकी शक्ति अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। केंद्र सरकार भी कभी कभी कानून बना सकती है इन मुद्दों पर, लेकिन उन मुद्दों पर आवश्यक शर्तें लागू होना जरूरी होती है, तब जाकर कानून बनाए जा सकते हैं। या राज्यसभा परमिशन दे सकती है केंद्र सरकार को, संसद को, कि अब बनाइए कानून इन मुद्दों पर। चलिए आगे बात करें। राज्य सूची हो गया, कानून बनाने का अधिकार। तीसरी सूची है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, इसका मतलब क्या है समवर्ती सूची का? इसमें पहले विषय देख लेते हैं, टोटल विषय कितने हैं। पहले इसमें मूल रूप से विषय थे 47, अब इसमें बढ़कर वर्तमान समय में इसमें विषय कितने हो गए हैं? 52, 52। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि ऐसे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ऐसे विषय कहाँ रखे गए हैं? समवर्ती सूची में रखे गए हैं, कंकरेंट लिस्ट में रखे गए हैं।
तो अभी ध्यान देंगे यहाँ कितने विषय हैं, 47 और यहाँ है 52। वैसे इसका उदाहरण, एक सबसे बढ़िया उदाहरण है राज्य सूची का याद रखने के लिए पुलिस। मैं अक्सर ऑफलाइन क्लासेस में भी इसी का उदाहरण देते हैं, क्योंकि पुलिस को अपन बार बार देखते हैं। आप देखेंगे कि किसी राज्य में पुलिस की जो ड्रेस है वो अलग है, यूनिफॉर्म अलग है, अपने यहाँ यूनिफॉर्म अलग है। जैसे राजस्थान में तो खाकी है, दोनों ही पैंट और शर्ट दोनों ही खाकी है, लेकिन आप महाराष्ट्र साइड में जाइए, आपको वहाँ अलग यूनिफॉर्म देखने को मिलेगी, खाकी मिल जाएगी और वाइट शर्ट भी कभी कभार यूज होती है उसमें। तो पुलिस का ऐसा है। और सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ जो टैग लगा होता है उस पर लिखा होता है कि राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, उसमें लिखा होता है। जो सेंटर की होती हैं उनमें कभी नहीं। जैसे आर्मी, CISF किसकी है, सेंटर की है, राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो CISF की ड्यूटी चाहे राजस्थान में हो चाहे लद्दाख में हो, कहीं हो, उनके वहाँ क्या लिखा होता है, CISF ही लिखा होता है, आर्मी का वो रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी समवर्ती सूची चर्चा में, करंट जीके को भी यदि यहां जोड़ें तो समवर्ती सूची चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि समवर्ती सूची के जो विषय हैं, कंकरेंट लिस्ट के जो टॉपिक हैं, उनमें है विवाह, तलाक और उत्तराधिकार। ये ऐसे मुद्दे हैं जो समवर्ती सूची में है कि विवाह से संबंधित नियम केंद्र सरकार भी बना सकती है, विवाह से संबंधित नियम राज्य सरकार भी बना सकती है। अभी बात कर लेते हैं करंट में क्यों है। क्योंकि हाल ही में समान नागरिक संहिता UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 जो है उसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में एक पहला राज्य था समान नागरिक संहिता को, UCC को लागू करने वाला पहला राज्य जो था वो था गोवा। अभी वर्तमान समय में चर्चा में इसलिए है क्योंकि UCC को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? UK, उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने UCC को लागू कर दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। इसका मतलब क्या है? समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि ये सभी नियम क्या होंगे? एक समान होना। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पहले क्या है कि हिंदू कोड बिल के अनुसार हिंदुओं के लिए नियम अलग हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो एक्ट है उसके लिए अलग है, ईसाइयों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए अलग बने हुए हैं। अब सरकार क्या कर रही है? उत्तराखंड सरकार ने डिसीजन लिया है कि उत्तराखंड के अंदर जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी रह रहे हैं सभी के लिए नियम क्या होंगे? समान होंगे। उनमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि हिंदू है तो उसके विवाह के नियम अलग रहेंगे, मुस्लिम है तो विवाह के नियम अलग रहेंगे। हालांकि मोदी सरकार भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार भी आने वाले समय में इसे लागू करने वाली है। हो सकता है कि जो मोदी सरकार के कार्यकाल की खास बात रही है कि बड़े डेयरिंग डिसीजन जो हैं जिनसे जनता विद्रोह कर सकती है, ऐसे डिसीजन वो शुरुआती फेज में ले लेते हैं। कि 5 साल का कार्यकाल है, यदि मोदी सरकार दोबारा आती है और उन्हें लगता है कि UCC लानी है तो UCC का जो डिसीजन आएगा वो पहले दो एक साल में आ जाएगा। क्योंकि बाद में इतने में जनता, आने वाले 3 साल तक जनता उस मुद्दे पर क्या कर जाएगी? उस मुद्दे को अपने ध्यान में नहीं रखेंगे और फिर अपने वो चुनावों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मोदी सरकार की मैंने जो एनालिसिस किया है, ऐसा खास बात ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलिए। और मोदी सरकार देशभक्ति और धर्म के मुद्दों को तो लास्ट में रखती ही है, लास्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब एक बात यहाँ देखने वाली है कि यहाँ 66 से कम होकर कितने हो गए? 61, मतलब 5 टॉपिक क्या हो गए? कम। और यहाँ बात करें तो 47 में 5 जुड़ गए। मतलब इसका क्या हुआ कि सरकार ने, संसद ने 5 टॉपिक को ट्रांसफर कर दिया। कहाँ से कहाँ? राज्य सूची से समवर्ती सूची में। कितने टॉपिक? 5। अब चर्चा करते हैं वो 5 टॉपिक कौन से होंगे। देखिए, सरकार ने संसद ने 42वां संशोधन 1976, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषय राज्य सूची से निकालकर, स्टेट लिस्ट से निकालकर, वहां से डिलीट करके किस में ट्रांसफर कर दिए? समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिए। समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिए। अब वो 5 टॉपिक कौन कौन से हैं उनकी बात करें। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2
बी ए शिक्षा, बी वन, सी वन्यजीव, डी न्यायिक प्रशासन और ई मापतोल मेजरमेंट। एजुकेशन शिक्षा, वन फॉरेस्ट, वन्यजीव वाइल्ड लाइफ, न्यायिक प्रशासन जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन और मापतोल मेजरमेंट। पांच टॉपिक संसद ने राज्य सूची से निकालकर कहाँ डाले? समवर्ती सूची में डाले। इसी वजह से समवर्ती सूची की संख्या 5 बढ़कर कितनी हो गई? 52। और राज्य सूची की जो संख्या है वो 5 कम होकर कितनी हो गई? 61। और ये कब किया गया? 42वां संशोधन 1976। और यहाँ पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। पीएम का नाम क्या है? इंदिरा गांधी। और ध्यान देंगे यहां 42वें संशोधन को ही क्या कहा जाता है? 42वें संशोधन को ही क्या कहा जाता है? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एक एग्जाम में लघु संविधान की बजाय शब्द आ गया था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो क्या कहेंगे आप? 42nd अमेंडमेंट। कहें कि लघु संविधान किस वर्ष आया था तो क्या कहा जा सकता है? अपने 1976। तो ये थी अपनी 7वीं अनुसूची। अब आते हैं 8वीं अनुसूची पर। आठवीं अनुसूची, इसमें है मान्यता प्राप्त भाषाएं। 8वीं अनुसूची में है मान्यता प्राप्त भाषाएं। देखिए यहां से प्रश्न 2 बनते हैं। कहे कि वर्तमान में कितनी संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं? वर्तमान में कितनी है? 22। और लेकिन मूल रूप से कितनी है? ओरिजिनली कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ? तब कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 14। फिर वही 2 प्रश्न। ध्यान रखिए पॉलिटी की खास बात क्या है कि यदि कहीं मूल शब्द आ गया, यदि कहीं केवल शब्द आ गया, तो अब एक बार रुकिए, ठहरिए और उस प्रश्न को ध्यान से देखिए कि ये क्या पूछना चाह रहा है। तो मूल और केवल 2 ऐसे शब्द हैं जो पॉलिटी में प्रश्नों के उत्तर क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी आईएएस में भी आया था, आईएएस 2021 में भी एक प्रश्न आया था इसी प्रकार का। ठीक है, तो ध्यान देंगे वर्तमान में और मूल में यह है। अब बात करें कि अब 14 है, 8 भाषाएं बढ़ गई है। तो बात करें 15वीं भाषा को जब शामिल किया गया तो 15वीं भाषा कौन सी थी? 15वीं भाषा थी इनकी सिंधी। सिंधी भी एक संवैधानिक भाषा है। सिंधी एक संवैधानिक भाषा है सिंधी, और इसको जोड़ा गया था 21वां संशोधन 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967। और बात करें 16वीं भाषा, 17वीं भाषा और 18वीं भाषा। 16वीं भाषा थी कोंकणी, 17वीं भाषा थी मणिपुरी और 18वीं भाषा थी नेपाली। इन तीनों को जोड़ा गया था 71वां संशोधन 1992। फिर बात करें 19वीं भाषा थी 20वीं, 21वीं और 22वीं। 19वीं भाषा थी बोडो, डोंगरी, मैथिली,
और संथाली। ये यहाँ संथाली और लास्ट में थी मैथिली, यहाँ ऐसा आएगा संथाली और मैथिली। इनको जोड़ा गया था 92वां संशोधन 2003। 2003। ये क्रम याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना लोड नहीं लेना, हमें तो क्या है लिखवाना पड़ता है, कुछ बच्चे हमारा भी तो मूल्यांकन करते हैं कि कैसा पढ़ा रहा है, कहीं ऐसे टाइम पास तो नहीं कर रहा है, तो हमें तो इस वजह से यूं बताना पड़ता है। लेकिन अदरवाइज आप क्रम नहीं याद रखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको भाषाओं को याद रख लें, भाषाएं याद रहेगी तो अच्छी है। बाकी जो मूल रूप से 14 भाषाएं थी उनको याद करने का तरीका भी आपको बता देते हैं एक बार कि एक तो ये ध्यान रखना है इसमें हिंदी शामिल है लेकिन इंग्लिश शामिल नहीं है, लेकिन राजस्थानी भी नहीं है, राजस्थानी भी नहीं है। और इसके लिए राजस्थान वासी राजस्थान अपने लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमें भी राजस्थानी को संवैधानिक मान्यता दी जाए, राजस्थानी को भी अप्रूवल दिया जाए और हम भी अपनी भाषा का गर्व कर सकें, हम भी प्राउड कर सकें। इतनी प्यारी भाषा जिसमें संस्कृति भी है, सम्मान की भाव भी है, सब कुछ परिपूर्ण है वो जो भाषा राजस्थानी, अपनी प्यारी राजस्थानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद करने के लिए आपको इस प्रकार से एक मैप बना के आप मैप ड्रॉ कीजिए। मैप ड्रॉ करें, मैप ड्रॉ करके अपन देखें कि यहां से ऊपर से शुरू करें, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, और वो इधर साउथ वाली लगातार 3 याद करें, तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, मलयालम, और ये वाली उड़िया वाली, अब तो ओडिया कहते हैं इसको, 2011 में उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया था, ओडिया हो गई, कश्मीरी हो गई। इस प्रकार से ये भाषाएं आपको ध्यान में रखनी है। कश्मीरी हो गई, ये मेन मेन आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए और बात करते हैं आगे। ये भाषाओं से संबंधित जानकारी थी, मैंने याद करने के लिए थोड़ा सा आपको बता दिया। आप क्योंकि भारत में राज्यों का गठन जो किया गया वो भाषा के आधार पर भी किया गया था, आपको ध्यान रखना है। और भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य जो था वो था कौन सा? आंध्र प्रदेश, जिसकी 1953 में जिसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं 9वीं अनुसूची की तरफ। नौवीं अनुसूची ये किससे संबंधित है? भूमि सुधारों से संबंधित है, या कह सकते हैं भूमि सुधारों के साथ साथ ही ये जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है, उसको मिटाने से संबंधित है। जब भारत आज़ाद हुआ तो जमींदारों के पास ज़्यादातर ज़मीनें थी, कब्जा जमींदारों के पास था, और जो किसान थे वो भूमिहीन ही माने गए हैं एक प्रकार से। तो जब हम आज़ाद हुए हमें देश में समानता लानी थी, उन जमींदारों से भूमि छीनकर हमें हमें उन जमींदारों से भूमि लेकर हमें किसमें वितरित करनी थी? किसानों को उनका मालिक बनाना था। आज़ादी से पहले जागीरदारी प्रथा रही थी, उसमें जागीरदार को ही मालिक माना गया था। तो ऐसी कुछ एक प्रथा थी, इस प्रथा को तोड़ने के लिए हमने 9वीं अनुसूची बनाई। इसमें किया क्या गया कि जब जमींदारों से उनकी संपत्ति छीनी गई तो उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाना शुरू किया कि नहीं साहब ये गलत हो रहा है हमारे साथ, ये हमारी जमीन है, सरकार हमसे कैसे छीन सकती है, सरकार को सोचना चाहिए। ऐसी बातें कही गई जमींदारों के द्वारा। अब सरकार ने कहा यदि इस प्रकार से इनको नहीं रोका गया तो कहीं ना कहीं ये लोग हमें भारत निर्माण नहीं करने देंगे और हम एक राष्ट्र के रूप में या एक समानता लाने के लिए हमें इसका मौका नहीं मिलेगा। तो संसद ने 9वीं अनुसूची को जोड़ा और इसमें लिखा कि इसके अंदर जो भी अधिनियम होगा उन उन इसमें शामिल सभी अधिनियमों को
सभी अधिनियम न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होंगे। न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होंगे। तो कहा गया कि इसमें जो अधिनियम डाल दिया और उस अधिनियम में लिख दिया कि ये अधिनियम 9वीं अनुसूची में शामिल होगा, तो उस अधिनियम में न्यायालय कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा। आप जाओ, जमींदार जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोर्ट क्या जवाब देगा? कोर्ट तो यही कहेगा ना कि भैया मेरे पहुंच से बाहर है, मेरे बस में नहीं है, जो सरकार कर रही है वो सही है। तो इसके लिए सरकार ने 9वीं अनुसूची जोड़ी और उन अधिनियमों को जुडिशियल रिव्यू से क्या प्रदान किया? जुडिशियल रिव्यू से सुरक्षा प्रदान की। इसमें अब शामिल अधिनियम की बात करें तो प्रारंभिक तौर पर इसमें शुरू में स्टार्टिंग स्टेज में इसमें 12 अधिनियम थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 282 अधिनियम को शामिल किया गया है। हालांकि जुडिशियल रिव्यू अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कोहिलो वाद हुआ था एक, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया ऐसे कानून जो 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं, उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 24 अप्रैल 1973 ये भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 जो केस था उसमें डिसीजन आया था, और उसमें डिसीजन में कहा गया था कि संविधान का एक मूल ढांचा है, मतलब संविधान में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो संविधान को बनाए रखने के लिए या संविधान का पालन करवाने के लिए बड़ी जरूरी हैं। यदि उन जरूरी बातों में से संसद किसी के साथ छेड़खानी करेगी तो जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो उस अधिनियम को क्या कर देगा? रद्द कर देगा। यही बात थी। और न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू जो ये है, इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट चेक करता है बार बार कि संसद द्वारा बनाया गया कानून क्या सही है या नहीं। अगर वो सही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है, और संविधान का पालन करवाने के लिए जुडिशियल रिव्यू आवश्यक है। इसलिए न्यायिक समीक्षा क्या है? भारतीय संविधान का मूल ढांचे का एक अंग है। ठीक है, तो ये कहा गया था 24 अप्रैल 1973 को कि ये मूल ढांचे वाला कंसेप्ट दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो 9वीं अनुसूची कहने का मतलब सीधा सीधा है भूमि सुधारों से संबंधित है, और इसमें कुछ एक्ट डाले गए हैं। उन एक्ट की कोर्ट कोई जांच नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी कानून इसमें डाले गए हैं उनकी जांच कोर्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची की तरफ। टेंथ शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। इसमें क्या है? दल बदल से संबंधित, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। एंटी डिफेक्शन बोले तो दल बदल का मतलब, दल मतलब पार्टी, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना। यदि संसद के और विधानसभा के सदस्य चुनाव जीतने के बाद, या सदस्य तो चुनाव जीतने के बाद ही बनते हैं, वैसे तो संसद और विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो सदस्य यदि एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो ये एक अपराध है, ये एक दोष की श्रेणी में इसको माना गया है।
और इसे दोषी ठहराते हुए, और यदि ये सही पाया गया कि एक बीजेपी का सदस्य कांग्रेस में जा रहा है या कांग्रेस वाला बीजेपी में जा रहा है, तो इसको दल बदल का दोषी माना जाएगा और ये मानकर उसके संसद या विधानसभा की जो सदस्य है उसको सदस्यता है उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा रूल बनाया गया और ये सारी बातें कहाँ डाली गई, 10वीं अनुसूची में। ये कब जोड़ी गई? 52वां संशोधन 1985 से इसे जोड़ा गया। ये अनुसूची, इस अनुसूची को कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया। और बात करें अपने, अब ये 52वां संविधान संशोधन किस प्राइम मिनिस्टर के काल में लाया गया था, किस प्राइम मिनिस्टर के समय? तो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनके समय लाया गया था। इसे दल बदल कानून भी कहते हैं, दल बदल कानून 1985 के नाम से भी इसे जाना जाता है। दल बदल कानून 1985 के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं 11वीं अनुसूची की तरफ। एक इसमें 9वीं अनुसूची में एक बात रह गई आपकी कि जोड़ा भी तो गया था, तो यहां आपको लिखना है 9वीं अनुसूची में कि 9वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था वो गया था प्रथम संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और मैंने बताया जमींदारों को रोकने के लिए, जमींदारों से भूमि लेकर किसानों में बांटने के लिए ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ताकि हम देश में समानता ला सकें, ताकि हम संपत्ति का उचित वितरण कर सकें। और प्रस्तावना में जो लिखा है, जस्टिस वर्ड जो यूज किया गया है, न्याय जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, न्याय शब्द को हम क्या कर सकें, उसको एक्चुअल रूप उसको दे सके। आगे बढ़ते हैं 11वीं अनुसूची की तरफ। ग्यारहवीं अनुसूची 11th शेड्यूल क्या कहती है? 11वीं अनुसूची, पहली बात तो ये किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। और पंचायतों की शक्तियों व उसके उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। अब बात करें जोड़ा कब गया? इस अनुसूची को जोड़ा गया 73वां संशोधन और ये संशोधन कब हुआ था? 1992। हालांकि ये ध्यान रखें, ये संशोधन लागू 1993 में हुआ था, लेकिन संशोधन का जो सन लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? 73वां संशोधन। ये संशोधन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे वैसे ही नॉर्मली पूछ लिया जाएगा कि बताइए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? 1992। लेकिन लागू कब किया गया? 1993। नेक्स्ट ईयर इसे इंप्लीमेंट किया गया था। आगे बढ़ते हैं, और इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? पंचायतों से संबंधित टोटल सब्जेक्ट कितने हैं इसके अंदर? 29। हालांकि राजस्थान में 22 इससे संबंधित 22 बातें की है, लेकिन आपको बस राजस्थान का छोड़िए, आप ध्यान रखिए कि टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 29। आगे बढ़ते हैं 12वीं अनुसूची। ट्वेल्थ शेड्यूल, ये किससे संबंधित है? नगरीय निकायों से संबंधित है। नगरीय निकायों से, और नगरीय निकायों की शक्तियां और उत्तरदायित्व इसमें लिखे हुए हैं। क्या पावर्स रहेंगी, उनकी ड्यूटी क्या है?
आसान कर देते हैं इन शब्दों को कि उन नगरीय निकायों की अर्बन बॉडीज, इंग्लिश में कहेंगे अर्बन बॉडीज की क्या क्या तो पावर है और क्या क्या काम उन्हें करने की जिम्मेदारी दी गई है, इसके बारे में लिखा हुआ है अर्बन बॉडीज। ठीक है, अर्बन बॉडीज से मैं एक बार आपको बता भी देता हूं, जैसे नगर निगम, नगर निगम से नीचे होता है नगर परिषद, और नगर परिषद से छोटा जो संस्था इसकी होती है वो होती है नगर पालिक बोर्ड। वैसे नगर पालिका जिसको बोलचाल की भाषा में अपन कहते हैं, वैसे तो ध्यान रखें कि ये तीनों ही नगर पालिका हैं, तीनों को ही संविधान में क्या माना गया है, नगर पालिका माना गया है, लेकिन अपने जो यूज करते हैं नगर पालिका वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, एक्चुअल नाम उसका किताबी भाषा में नगर पालिक बोर्ड है। जैसे राजस्थान का जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है उसमें नगर पालिक बोर्ड इसे कहा गया है नगर पालिका की बजाय। ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, इस प्रकार से रहती हैं, काफी सारी, 4 रहती हैं शायद इसमें। और ठीक है, 5 लाख की जनसंख्या से ऊपर नगर निगम होता है, 1 लाख से 5 लाख के बीच नगर परिषद होता है, और 1 लाख से कम है तो नगर पालिक बोर्ड होता है, और 1 लाख से भी नीचे जाते जाएंगे तो इसकी कैटेगरी डिसाइड हो जाएगी, नगर पालिक बोर्ड ए, नगर पालिक बोर्ड बी, श्रेणी बी, इस प्रकार से रहती है। 12वीं अनुसूची की चर्चा करें, इसको कब जोड़ा गया, तो जोड़ा इसे गया था 74वां संशोधन। किस वर्ष का है 74वां संशोधन? 1992। और ये भी लागू कब हुआ था? 1993 में। टोटल सब्जेक्ट की चर्चा करें, कुल विषयों की बात करें तो कुल विषय कितने थे इसके अंदर? 18। कुल विषय कितने थे? 18 इसके अंदर टोटल सब्जेक्ट थे। तो ये थी अपनी 12 अनुसूचियां, 12 शेड्यूल्स जो थी अपनी, उन 12 शेड्यूल्स का जिक्र अपनों ने किया कि इस शेड्यूल्स में क्या है। आपके पेपर के दृष्टिकोण से जीडी हो चाहे कोई भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, उसमें सभी कुछ इसमें कवर कर लिया गया है। हालांकि इसमें जो कुछ बातें बताई गई एक्स्ट्रा है, पर फिर भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए एग्जाम अलग अलग प्रकृति के होते हैं, आप जब आरएस का एग्जाम फाइट करेंगे तो खूब सारा ही पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्री के अलावा मेंस में भी आपको लिखना है। लेकिन अब जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं तो उसमें आपने तथ्यों को पहचान करनी होती है, ना कि उन्हें याद करना। याद अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको एग्जाम में ध्यान आ जाएगा। हालांकि तुम्हें अब ये लगता होगा कि जिसने पढ़ रखा है पहले वो भी ये कहता होगा कि यार याद नहीं है, ऐसा फील हो रहा है कि कुछ याद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, याद सब होता है, वो अपने एग्जाम टाइम में अपने को अपने आप ध्यान में आ जाता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम की यही खास बात होती है। रिटन एग्जामिनेशन में जरूर आपको दिक्कत होती है लिखने में, क्योंकि वहाँ आपको कोई हिंट नहीं मिलता, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको हिंट मिल जाते हैं। तो ये 12 अनुसूचियाँ आपके सामने हैं, आप इसे कवर कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने एक लेक्चर भाग का भी लेकर आएंगे, और हो सकता है अपन जीडी की रिवीजन क्लासेस भी शुरू करें। पॉलिटी का जो रिवीजन पोर्शन है, जो मुझे लगेगा मेन टॉपिक है, वो उनमें आने की संभावना है, उनका जिक्र अपन रिवीजन क्लास के तौर पे करेंगे। तो आइए चलिए अपन मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद आपका, बने रहें आप महिंद्रा सीकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।